हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियन भर्ती 2024-25 के लिए, जो कि हमने प्रैक्टिस मॉक सेट 1 लिया है। मतलब कि क्वेश्चंस मैंने अलग अलग से कलेक्ट करके यहाँ पर इसका मॉक सेट 1 बनाया है, जिसमें देखिएगा मैथ और रीजनिंग के जो है क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। ये वीडियो जो होगा सभी रेलवे एग्जाम के लिए, अधिकतर जो जिसमें मैथ और रीजनिंग्स पूछे जाते हैं, तो उसके लिए ये बेनिफिट हो सकते हैं। और भी अदर वन डे एग्जाम जिसमें मैथ रीजनिंग पूछे जाते हैं। तो चलिए देखें किस तरह के क्वेश्चंस हैं, कैसे किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए AB रेखा AB पर एक बिंदु P स्थित है तथा PQ एक किरण इस प्रकार है कि कोण QPA बराबर 7x, कोण QPB बराबर 5x, तब 8x - 10 का मान कितना होगा। ओके, तो इसमें देखिए कोई AB एक रेखा है, ठीक है। तो P बिंदु स्थित, कोई इस पर P बिंदु है स्थित, PQ एक किरण खींच दिया, यानी PQ एक किरण खींच दिया, ठीक है। ये Q, तो कोण QPA यानी इस कोण के बारे में चर्चा कर रहा है, जो कि 7x दिया है। फिर कोण QPB 5x है। ओके, इतना। तो हमसे ये पूछा है कि 8x - 10 डिग्री का मान क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि जब एक सीधी रेखा हो तो एक पॉइंट पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। इसका मतलब ये 7x और इधर का ये 5x मिलकर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ओके, तो 7 5 12x बराबर कितना, 180। तो x बराबर 15 डिग्री, 12 गुना 15 180, तो 15 डिग्री। तो यहाँ पर अब हमें इसको फाइंड करना है। देखिए जो क्वेश्चन लगे कि इजी है आप स्किप करके निकल जाइएगा, ये बात मैंने पहले ही बता दिया। हालांकि जो क्वेश्चन लगे कि नहीं ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, तो उसको आप करिए और अपने से खुद से भी करने का कोशिश कीजिए, ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। तो हमसे पूछा है 8x - 10 डिग्री, ठीक है। तो ये पूछा है, तो x का मान हमने फाइंड किया 15, तो 8 गुना 15 - 10, तो 15 8 20 से -10, तो ये कितना 110 डिग्री। तो ये 110 डिग्री आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चंस लिया है और अच्छे क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में आने की संभावना हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता हूँ सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। देखिए कुछ स्टूडेंट के लिए हो सकते हैं सारे क्वेश्चंस लगे कि थोड़ा मतलब कि अच्छा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को वो क्वेश्चन ईजी लगेंगे। जिसको ईजी लगेंगे वो स्किप करके दूसरे क्वेश्चन पे पहुँच जाइए। बाकी बात जो सीखना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, वो देखें। देखिए एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक अन्य छात्र 42% अंक प्राप्त करता है और वह आवश्यक न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 58 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण अंक कितने हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण अंक कितने हैं। देखिए जो छात्र है वह 30% अंक लाया, लेकिन वह 50 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब कि फेल कर गया, और इसको 30% प्लस 50 अंक मिल जाता, तो इसका मतलब कहते हैं कि ये पास हो गया। मेरी बात को समझ रहे। फिर पुनः जबकि एक अन्य छात्र 42% अंक लाया और जो कि आवश्यक न्यूनतम उत्तीर्ण अंक यानी जितना अंक से पास होना चाहिए उससे वो 58 अंक अधिक ला लिया। मेरा कहने का मतलब ये 58 अंक अधिक ला लिया, तो इसका मतलब ये 42% में जो है 58 अंक अधिक है, तो आधा
पास करने के लिए 58 अंक घटा दीजिए कि न्यूनतम उसका कितना होना चाहिए। तो ये भी पास, दोनों पास पास को मैंने बराबर कर दिया, बस इसको हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हमें चाहिए, देखिए क्या पूछ रहा है, उत्तीर्ण अंक कितने हैं। कहने का मतलब उत्तीर्ण अंक कितने हैं, 30% या प्लस 50 या आप 42% माइनस 28, यही ना। तो मैंने यहाँ पर टोटल मानता हूँ कि टोटल अंक जो है, टोटल मार्क 100 अंक का होगा। कोई भी एग्ज़ाम जो भी होता है वह 100 अंक का होगा। तो इस बात को मैं यहाँ 100% का मानकर चल रहा हूँ कि टोटल वह जो होगा 100% का होगा। तो इस हिसाब से यहाँ से देखा जाए तो 30 में 42 घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा, ऐसे कर देते हैं। देखिए, हो सकता है किसी को फंस जाए करने में ऐसे। तो 30% माइनस 42%, इधर माइनस 58% ऑलरेडी, 58 अंक ऑलरेडी है, और इधर प्लस में 50 है, तो ये माइनस में 50। क्या मेरी बात को समझ रहे? तो यहाँ से घटाइएगा तो माइनस का 12%, और यहाँ से कीजिएगा तो माइनस का 108, माइनस माइनस खत्म। तो हम कह सकते हैं कि 1% बराबर कितना होगा, 12 से, यानी 12 से कटा दिए, ये दोनों साइड मैंने 12 से भाग दे दिया तो 9% आ गया, यानी 9 अंक आ गया। 1% बराबर 9 अंक। तो हम कहेंगे कि 100% बराबर कितना होगा, तो आपका जवाब होगा कि 900। ऐसा क्यों, 1 को मैंने 100 से गुना कर दिया, तो 9 को भी मैंने 100 से गुना कर दिया, इतना हो गया। तो यानी हमें 100% के बारे में पता चल गया कि जो टोटल एग्ज़ाम हुआ था वो 900 अंकों का हुआ था। कितने अंकों का, 900 अंकों का। हमें चाहिए 30% प्लस 50 अंक पास होने के लिए, या तो 42% माइनस 58 अंक पास होने के लिए। तो दोनों में से किसी को भी लें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पास के लिए क्या चाहिए, किसका, इस 900 का 30% प्लस 50 अंक, यही ना। तो प्रतिशत से 2 जीरो खत्म, तो ये कितना, 270 प्लस का 50, तो ये कितना हो जाएगा, 320। ये आपका 320 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी निकालते हैं तो आराम से निकलता है, इस वाले से भी निकालते हैं तो आराम से निकलता है। ओके, नेक्स्ट बनाइए इस क्वेश्चन को, देखिए। आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर एक बेलनाकार छिद्र है, एक ठोस घन में बनाया गया है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर और 2 छिद्र वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो पाई का मान जो लेना है 22/7 का प्रयोग करना है, ठीक है। तो आप लोग घन तो जानते ही होंगे कि घन कुछ इस प्रकार से आप बना सकते हैं। घन क्या होता है, जिसकी सभी भुजा बराबर हो, और टोटल इसमें कितनी भुजाएं होती है, यानी कहने का मतलब किनारा कितनी होती है। तो आपका जवाब होनी चाहिए 12। बाकी बात वो सब तो अलग की बात है। तो यहाँ पर बोल रहा है आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर एक बेलनाकार छिद्र है जो एक ठोस घन में बनाया गया, यानी इसमें एक बेलन बना दिया है। कहने का मतलब इसमें एक बेलन बना दिया जो कि दोनों साइड छेद हो, 2 छिद्र वाले घन। तो अब पूछ रहा है कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितनी होगी, ये बात हमसे पूछ रहा है कि नहीं। तो देखिए, यानी कहने का मतलब एक घन है, घन में एक बेलनाकार छेद कर दिया है, यानी गोल सा छेद कर दिया है, तब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा, आराम से बना लीजिएगा अगर समझ गए तो। यानी ये बेलन, ठीक है। तो देखिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। किसका, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैं यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं, चलो लिख दिया, बाकी बस समझ लीजिएगा, बच्चे तो हो नहीं आप। और फिर एक ये जो बेलन बनाया है, बेलन उसकी त्रिज्या है हमारे पास, तो हम यहाँ पर बेलन की त्रिज्या r मान लेते हैं, जो कि 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर।
इतना है। तो बस और कुछ इसमें दिया नहीं है। लेकिन बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर देखा जाए तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखा जाए तो क्या होता है, 2πRh ये होता है कि नहीं। तो h कहाँ है, इस तो इसमें देना चाहिए कहीं। तो एक बात मेरी समझिएगा, यहाँ पर जो इसकी घन की भुजा होती है वह सभी के सभी बराबर है, यानी 14 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो एक बात बताइए, ये वाला भी भुजा 14 सेंटीमीटर है कि नहीं, ये वाला भी भुजा 14 सेंटीमीटर। अगर इस घन में आर पार देखनी होगी तो ये जो भुरकी होगा, भुरकी मतलब छेदा, जो भी है बात समझ सकते हैं, डबल मीनिंग नहीं निकालिएगा। तो ये जो भी हो कहीं ना कहीं सेम ऊंचाई का होगा, बात समझ रहे हैं। ये जो बेलन की ऊंचाई होगी जो 14 सेंटीमीटर ये होगा, ये भी ऊंचाई सेम होगा। तो h बराबर भी 14 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं, ठीक। तो अब हमें इस फिगर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, टोटल सरफेस एरिया हमें निकालनी है। तो अब हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। एक तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए 6a स्क्वायर है कि नहीं टोटल, तो प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh। अब देखिए मेरी बात को यहाँ पर गौर से समझिए, क्या ये जो ये खुला वाला छेद वाला हिस्सा है, क्या ये क्षेत्रफल में काउंट होगा, नहीं होगा। और जो नीचे में खुला वाला क्षेत्रफल है, नीचे में यहाँ पर जो ये खुला वाला ये है, क्या ये काउंट होगा, नहीं होगा। इसका मतलब एक ऊपर में वृत्त है, एक नीचे में वृत्त है, यानी दो वृत्त का क्षेत्रफल हमें घटाना पड़ेगा πr²। अब जाकर हमारा परफेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखिए 6, a का मान कितना, यानी इस घन की भुजा कितनी है 14, तो 14 का स्क्वायर, यार पेन को पतला कर लेता हूँ, थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया है। चलिए ये 14 का स्क्वायर प्लस 2, पाई का मान कह दिया है कि 22/7 लेनी है। और देखिए आसान करने के लिए अगर ये 3.5 दिया तब इसको 7/2 लिख सकते हैं, 7/2। एच कितनी 14 - 2 22/7 आर स्क्वायर यानी 7। थोड़ा सा मैं इधर खिसकाने का कोशिश करता हूँ, इस पेपर को नहीं खिसक रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर 7/2 का स्क्वायर समझिएगा। तो अब मैं इधर कर लेता हूँ 6 गुना 14 का स्क्वायर 196 प्लस 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, यानी 22 गुना 14 कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 और 28 गुना मैं 11 कर दूं, 8 8 2 10 2 1 3 308 कितना हो गया 308। यानी इसको इतना सा को मैंने हल किया 308 माइनस इसको हल कर लूं तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर है। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा बोर्ड छोटा होने की वजह से, यानी डिस्प्ले छोटी होने की वजह से ये पूरे का स्क्वायर है, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ से इसको अगर मैं इस जगह लिख देता हूँ, समझने का कोशिश कीजिएगा। क्या है 2 गुने 22/7 आर स्क्वायर है, 7/2 गुना 7/2। तो ये 2 खत्म, ये 7 खत्म, ये 2 से 11 बार में, यानी 11×7 = 77। क्या आया, कहने का मतलब इस पूरे को हल करने पर जो था वो 77 आ गया। देखिए दोस्त, ये वीडियो भले ही लंबी हो जाएगी लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। तो ये मैंने पूरे को हल किया 77। तो अब इसको जो भी करना है कर दीजिए, इसको गुना कीजिएगा कितना होगा 6×4 = 36
6 9 54 और 3 57, 6 1 6 5 11 11 76। तो मैं इसी जगह लिख देता हूँ कि 11 76 है। ये क्या है? 11 76 प्लस इतना। अब इसको हल कीजिए, आपका आंसर 8 6 14, 14 में 7 गया 7, लास्ट में 7 आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन में है। तो हालांकि आप जोड़कर भी देख लीजिए क्या यही आंसर है कि नहीं। देखिए 8 6 14, 7 1 8, 3 1 4 1, 14 84 माइनस 77। तो 14 में 7 गया 7 और 0 फिर 14 14 0 7, बिल्कुल सही था। तो ये आप यूनिट डिजिट से भी मार सकते हैं। अच्छा सवाल था, करना चाहिए आपको। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 1/3वां भाग है। वर्ग का क्षेत्रफल 576 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आयत की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और आयत का परिमाप कितना होगा? तो हमसे ये पूछा है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता है कि क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो उससे कोई लेना देना है नहीं। इसने कहा है वर्ग का क्षेत्रफल का यानी 576 का 1/3वां हिस्सा, यानी ये आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। यहाँ तक इस बात से ये मैंने मीनिंग निकाल दिया। अब कहता है आयत की चौड़ाई 12 है। तो ये b का मान जो है यहाँ पर हमें 12 दे दिया है। तो अब मैं इसको सोल्व करूँगा तो यहाँ से l का मान निकल जाएगा। तो देखिए घटाते हैं 3 से, 19 तिया 57, 3 दूनी 6, 192। तो l बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 1 12, 12 6 72, 16। l बराबर मेरा 16 आ गया। तो परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप 2 × l + b। हालांकि अगर आप सोच लिए तो पहले ही कर देते हैं, 12 16 28, 28 दूनी 56, जरूरी नहीं था, लेकिन हो सकता है किसी को ना समझ में आए। 2 l का मान 16 निकाल चुके हैं, b का मान ऑलरेडी ये चौड़ाई का मान दे दिया है 12। अब इसको सोल्व कीजिए, देखिए आपका 56 आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर है। ओके, उम्मीद करते हैं कि आप समझ सक रहे हो। तो देखिए ये क्वेश्चन तो हो गया है, 2 बार हो गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ऐसे है। ये बटे है यहाँ पर ये वाला पूरा। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही देखा 1 - 10, 45 का मान कितना 1, और 1 का स्क्वायर करें तो क्या होगा 1 ही होगा, और 1 में 1 गया तो 0। तो नीचे फलना ढिकलना कुछ भी हो, आंसर 0। इस सब में सोचना नहीं पड़ता। हालांकि यहाँ पर कीजिएगा 1 + 1 तो क्या हुआ 0/2 हुआ। तो इसका मतलब क्या 0 आंसर। नेक्स्ट देखिए, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 9:4 है। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? उसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है कि कितना होगा। देखिए जब समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात दिया रहे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो जस्ट इसका स्क्वायर कर दीजिए। 9 9 81 और 4 4 16। तो ये 81 16 और कुछ नहीं करना है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इसमें देखिए ज़्यादा मैथ के क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के कम होंगे। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि अब जो है रीजनिंग का भी वीडियो लाइए। तो देखिए दोस्त, हमें एक चीज़ कराने में थोड़ा अल्टर लगता है, तो मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि मैं 2 चीज़ को लेते चलूँ, जिससे कि मतलब एग्जाम में भी देखिएगा ना तो आपका माइंड डाइवर्ट होते रहता है। कभी जीके आएगा, कभी रीजनिंग आएगा, कभी मैथ आएगा, है कि नहीं। तो मैंने इसीलिए मैं 2 सब्जेक्ट को हमेशा लेकर चल रहा हूँ। 2
मतलब ये 2 सब्जेक्ट क्या, 2 चीज़ को हमेशा लेकर चल रहा हूँ, या तो मैथ साइंस या मैथ रीजनिंग, या मैं मैथ जीके को कॉम्बिनेशन क्लास लेकर चल रहा हूँ, जिससे कि आपकी जो है एकाग्रता जो होता है वो बनल रहे। एग्ज़ाम में भी इसी तरह होंगे। तो देखिए इस क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं। मेरी कुछ बात यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, और इस तरह के क्वेश्चंस जो होंगे आपके अधिकतर सही होने का चांस होगा अगर मेरे तरीके से आप करने लगे इस क्वेश्चंस को। तो 1 मिनट, चलिए। ए एफ का भाई है, एफ का कोई भाई है ई, तो भाई देखिए अपने साथ के जनरेशन को इस तरह रेखा में खींचना है, जैसे भाई हो गया, चचेरा भाई हो गया, मेरा भाई हो गया, इस तरह के रिलेशन में चलना है। और भाई बोला है, इसका मतलब ई के बारे में बोला है कि एफ का भाई है, मतलब कि ई प्लस है, यानी जो पुरुष के बारे में बोले उसके बारे में मैं प्लस लिखूंगा, और जो स्त्री के बारे में बोले उसके बारे में माइनस लिखूंगा। लेकिन अभी तक एफ की जेंडर जो है हमें पता नहीं चला कि ये पुरुष है कि महिला है, इतना बात को समझ चुके हैं। अब कहता है डी जो है ई की पत्नी है, डी ई की पत्नी है। अब जो मैं पति पत्नी वाला रिलेशन दर्शाऊंगा कुछ इस प्रकार से दर्शाऊंगा, आप भी कोशिश कीजिएगा किसी प्रकार से दर्शाएं, इससे जल्दी बनेगा। भले ही हमें समझाने में टाइम लगेगा लेकिन आप एक कॉन्सेप्ट सीखिएगा। जी एच का पिता है, यहाँ पर जी तो आया नहीं ना, जी एच कहीं तो दिख तो नहीं रहा, तो इस लाइन को अभी मैं छोड़ता हूँ। एफ जी की बहन है, एफ जी की बहन है। अब आया सही लाइन पर, क्योंकि एफ यहाँ हमें दिखा और यहाँ भी हमें एफ दिखा, तो एफ बोलता है जी की बहन है, यानी ये जो है इसकी ये बहन है एफ। बात समझ रहे हैं। अब हमसे पूछा है ई जी से किस प्रकार संबंधित है। इस लाइन को अब हमको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। अच्छा पढ़ना पड़ेगा क्या? हाँ पड़ेगा। हम सोचेंगे नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखिए अब कहता है जी एच का पिता है, जी जो है एच का पिता है, एच का पिता है, पिता मतलब पुरुष होगा। अब जब पिता पुत्र का रिलेशन दर्शाना हो तो कुछ इस प्रकार से दर्शाइएगा, ठीक। तो अब ये मेरा फिगर कंप्लीट हो गया। एज के बारे में हमें नहीं पता वो पुरुष है कि महिला है कि क्या है, नहीं है, लेकिन सब के बारे में पता चल गया कौन पुरुष है कौन महिला है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए ई जी से किस प्रकार संबंधित है। जी का बहन ई है, एफ है, एफ का भाई ई है, तो इसका मतलब ये दोनों भाई है आपस में, जी भी भाई ई भी भाई, और इन दोनों का बहन ये है। आप समझ रहे? तो जी ई का रिलेशन क्या है? भाई का। कितना आसान डायग्राम में आसानी से समझ सकते हैं और जल्दी बना सकते हैं। ओके नेक्स्ट देखिए, मैथ के और भी इसमें बहुत सारे अच्छे सब क्वेश्चंस लिए हैं। मैंने टोटल इसमें लगभग 30 क्वेश्चंस लिए हैं, जो कि है अच्छे क्वेश्चंस, और हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए। 4 संख्या त्रिक दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं और एक भिन्न है। उस संख्या का त्रिक का चयन कीजिए जो भिन्न है, ये बात कर रहा है। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं समझिएगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर क्या क्या 15 दूनी 30, मैं डायरेक्ट जो कॉन्सेप्ट है उसको बता रहा हूँ, मैं आपको गुमराह करने की कोशिश नहीं करूँगा कि सोचिए क्या होगा कैसे होगा, ये सब नहीं, डायरेक्ट जो है तरीका है मैं वो बता रहा हूँ। यहाँ पे ये डबल हुआ 15 दूनी 30, और इसका यहाँ पर स्क्वायर है 15 का, ये स्क्वायर 225। यहाँ पर ये डबल हुआ और ये स्क्वायर नहीं है, बात समझ रहे हैं। 17 का स्क्वायर 289 होता है, ना कि ये होता है। ओके, फिर यहाँ पर देखिए इसका ये डबल है कि नहीं, डबल, और ये इसका स्क्वायर भी है, यहाँ भी ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर इसका।
फिर वही कॉन्सेप्ट यहाँ डबल है और ये स्क्वायर स्क्वायर है, मतलब इन तीनों में कहीं ना कहीं सिमिलरिटी है। तो ये तो तीनों आंसर नहीं हो सकता, एक ही अलग है, यही आपका अलग होगा आंसर। ओके नेक्स्ट। देखिए दोस्त, मैं इस सीरीज को लगभग 30 वीडियो तक कर पाऊंगा, जिसमें कि लगभग आपका जो है मैथ के सारे कॉन्सेप्ट, रीजनिंग के अधिकतर कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर दूंगा। अब मेरे साथ बन कर रही है, नहीं तो मैंने इससे पहले प्रीवियस ईयर पेपर सारा का सारा करवाया। 29 शिफ्ट में एलपी टेक्नीशियंस का हुआ था, जिसको मैंने पूरा कंप्लीट करवाया है। और उसके बाद कहा था कि मैंने जब ये सारे ख़त्म हो जाएगा तो आप लोग बताइएगा कौन सा चीज़ लो। तो बहुत सारे दोस्त का कमेंट आया कि प्रैक्टिस पेपर कराया जाए, बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि रीजनिंग का स्पेशल वीडियो लाया जाए। तो मैंने दोनों एक ही साथ ला दिया। भले ही ये वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपके लिए बेनिफिट होगा। देखिए 15, 25, 45, 85, 165, तो यहाँ वाट, यहाँ पर क्या होगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर दिखाता हूँ। 15 दूनी 30 यानी 2 गुना होकर 5 घटा है। इसमें भी देखिए 25 दूनी 50 यानी 2 गुना होकर 5 घटा है। इसमें भी 45 दूनी 90, 2 गुना होकर 5 घटा है। तो इसमें भी सेम कंडीशन होगा। तो इसको अभी इधर देखना क्या, 165 दूनी 16 दूनी 32, 320, 330, 330 में 5 घटेगा तो कितना, 325 यानी 2 गुना करके 5 को घटा दीजिए। 165 का 2 गुना करके 5, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि कोई भारी भी नहीं है। चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है इसका, लेकिन लाने का मकसद है कि इसका एक मैं आपको अलग से तरीका बता सकूं, जिससे कि ये क्वेश्चन जल्दी हो सके। देखिए आपका जो एग्जाम आपको क्वालिफाई करवाएगा, जरूरी नहीं है कि वह सारे जो है हार्ड क्वेश्चन होगा, नॉर्मल क्वेश्चन भी होगा। क्योंकि देखिए नॉर्मल क्वेश्चन भी गलत होने की चांस होती है। आप सोचिएगा कि ये तो इजी है, ऐसे ऐसे कर देते हैं काम कंप्लीट, तो नॉर्मल क्वेश्चन गलत होने की भी चांस होता है। हमसे खुद हुआ है, जिस क्वेश्चन को मैं 10 सेकंड 5 सेकंड में कर सकता था, वो क्वेश्चन गलत हुआ है। जो एनटीपीसी का एग्जाम मैंने दिया था, उसमें भले ही मैं क्वालिफाई कर गया, लेकिन गलती हुआ था। तो इसलिए, लेकिन मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का लाने का मकसद मेरा कुछ और है, समझिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है, 770 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 23% की हानि हुई है। 23% की हानि हुई है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट सोचूंगा कि ये 23% की हानि हुई है। अगर कोई वस्तु 100% की होती, अगर वह 23% की हानि होती तो इसका मतलब वह 77% की है। 77% बराबर 770। हमसे पूछ रहा है 127% की वैल्यू। क्या मेरी बात को समझ रहे? हमसे पूछ रहा है 27% लाभ, यानी इसका मतलब हमसे पूछ रहा है 127% की वैल्यू। अगर कोई वस्तु 100 की होती है, अगर मैं 27 का लाभ करता तो 127 का होता है कि नहीं। तो जैसे ही मैंने इस चीज को देखा, यहाँ का डाटा, तो मैं सीधा समझ गया 10 गुना है। मैं इसको सीधे कर दूंगा 1270, 10 से गुना कर दूंगा। इसी डाटा को मैं 10 से गुना कर दूंगा और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, इसी डाटा में 10 से गुना हुआ है, मैं इसी डाटा में 10 से गुना कर देता आंसर। लेकिन ये चीज कैसे, ये चीज पॉसिबल कैसे हो सकता है? तो मेरी बात को समझिए कि हाँ, मैंने ऐसा क्यों किया। देखिए, जब आप कोई वस्तु खरीदते हैं, वह कहीं ना कहीं 100% पर खरीदते हैं। भले ही उसका मूल्य कुछ भी हो, 500 600, लेकिन वह अपने आप में क्या है, 100% है। लेकिन वह कह रहा है कि हम 23% लॉस पर बेचेंगे। इसका मतलब वह आपको 77% पर दे रहा है, लेकिन वह कह रहा है कि वह 77% जो हो वह 770 के बराबर है। क्या मेरी बात को समझ रहे? इस बात को समझना जरूरी है। वह 770 के बराबर है और हमसे कहता है कि इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे 27% का लाभ हो जाए। यानी 100 की वस्तु है, अब उसको 127 पर बेचनी होगी। बात समझ रहे हैं?
तो मैं यहाँ पर इस डाटा को देखा, जैसे ही कहा कि ये तो 10 गुना है, तो इसका भी आप 10 गुना कर देते हैं, सीधा डायरेक्ट आंसर। वहाँ के बाद आप तरीके से भी आसानी से निकाल सकते हैं। और जिस तरीके से मैं कहा, इस तरीके से आपका 5 से 10 सेकेंड बहुत है इस क्वेश्चन के लिए। अब देखिए, एक कार 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 40 मिनट में, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 50 मिनट में, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 90 मिनट में, तो पूरी यात्रा में कार की औसत गति क्या होगी? देखिए, औसत गति बराबर क्या होगा? फार्मूला कुल दूरी बटे कुल समय, यही तो होगा। क्या मेरे बात को समझ रहे? तो अब कुल दूरी कैसे निकालें? तो देखिए, दूरी बराबर क्या, 4 इंटू समय, यानी डी बराबर क्या, एस इंटू टी, यानी स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस बराबर है कि नहीं। तो मैं डायरेक्ट यहीं से ना गुना करते चल जाऊं। स्पीड ये है, टाइम इतना है, तो 40 गुना 40 प्लस कुछ दूरी यहाँ पर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 50 मिनट में, यानी 45 गुना 50 फिर प्लस 60 गुना 90। अब कुछ दोस्त कहेंगे कि आपने यूनिट क्यों ना चेंज किया, ये 90 मिनट ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, यहाँ पर चेंज करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं समय को भी यहाँ पर मिनट में ही लिखूंगा। ऊपर अगर मैं मिनट से गुना किया हूँ तो नीचे भी मैं मिनट में ही लिखूंगा, इस बात को समझिए, इसीलिए मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 40, यहाँ 50, 90 और यहाँ 90, तो यहाँ पर लिख ही देता हूँ। मिनट टोटल टाइम कितना होगा, यहाँ पर 40 मिनट लगा, यहाँ पर 50 मिनट लगा और यहाँ पर 90 मिनट लगा, तो टोटल टाइम इतना। अब इसको हल कीजिए, 40 गुना 40 1600 प्लस 45 गुना 50 55 25 4 5 20 2 22 22 50 प्लस 9 6 के 54 5400 अपॉन 40 50 90 और 90 180, ये इतना हो जाएगा। बस इसको सोल्व कीजिए, आप अपने आंसर तक आराम से पहुंच जाइएगा। यहाँ पर क्या है, 0 0 0 0 5 5 4 2 6 2 8 4 2 6 2 8 5 2 7 1 8, ये ना 5 2 7 1 8 अपॉन 180। तो यहाँ पर 1 0 1 0 कट गया। मेरी बात को समझ रहे? अब अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट दिमाग लगाइएगा, थोड़ा ज़्यादा सोचने का कोशिश कीजिएगा, तो इससे ज़्यादा हल आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन देखिए, क्योंकि देखिए ऊपर में 5 है, क्या है 885 बटे, हालांकि कटा भी सकते हैं 18, ये है। तो यहाँ से कटेगा क्या, ये देखते हैं, 18 6 के 18 95 18 4 72, लेकिन नीचे में कहीं ना कहीं 18 होना चाहिए। तो इस ना तो ये ऑप्शन में, ना तो ये ऑप्शन में, ना तो ये ऑप्शन में, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, सिर्फ यहाँ पर एक ही ऑप्शन में है, 51.7 बटे और 8 का 8 7 15 बटे 5 भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। बात समझ रहे? आराम से ये हो जाएगा, आंसर करके देखिएगा। तो ये इसकी औसत गति हो जाएगी, क्योंकि ये देखिए ऊपर जो आएगा किलोमीटर घंटा यानी मिनट में जो भी हो, नीचे भी मिनट में, मैंने दोनों जगह मिनट ही तो लिया, ऊपर भी मिनट ही लिया, नीचे भी मिनट, इसलिए मैंने समय को यहाँ चेंज नहीं किया। ओके, तो इसलिए कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हालांकि इस आंसर पर हमें डाउट हो रहा है, 1 मिनट मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 8 क्या है, 8 8 5 बटे 18, 3 से ऊपर वाला कट रहा है, 3 दिया 3 दूनी 6
बच गया 2, 3 9 27, 3 5 15, बिल्कुल कट रहा था। 3 से ये 6 बार में, 9 2 11 5 16, अब नहीं कट रहा है। लास्ट नीचे में 6 होना चाहिए। ऑप्शन में गलती है, कहीं ना कहीं ऑप्शन में गलती है, या तो ये मेरा कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलती होगा। अब टाइम ज़्यादा लग जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा, बस प्रोसेस यही रखिएगा। ओके नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत कम समय में, जो यानी जिस तरीके से बहुत कम समय में आंसर आएगा उस तरीके को मैं इस क्वेश्चन में बताने का कोशिश करूंगा। देखिए, दूध और पानी का अनुपात जो भी यहाँ 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 27:5 है। 27:5 कौन? मिल्क और वाटर। फिर कहता है 3:1 के अनुपात में दूध और पानी के मिश्रण को प्राप्त करने के लिए कितना अतिरिक्त पानी मिलाना है। और 3:1 बनाने के लिए कितना अतिरिक्त पानी, एक्स्ट्रा कितना पानी मिलाना होगा। तो अब मेरी बात को समझिए, यहाँ पर आप इक्वेशन से बच जाइएगा, समीकरण निकालने से बच जाइएगा अगर समझ गए तो यहाँ पर कहा है कि पानी मिलाना है। क्या मैंने दूध के बारे में कुछ बात इसने कहा क्या कि मिश्रण में दूध मिलाना है? नहीं ना। कितना पानी मिलाना है, इसका मतलब दूध पहले अनुपात में जितना था उतना अभी भी होना चाहिए, उतना मिलाने के बाद भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 3 है तो मैं इस 3 को 27 बनाऊंगा। कैसे? 9 से गुना करके। कैसे? 9 से गुना करके। तो ऊपर वाला तो क्या है 27:5 और नीचे वाला 9 × 27:9। अब इस अनुपात को नहीं लेना है, इस कहने का मतलब अब इस वाला अनुपात से हम कोई लेना देना नहीं। ये ओरिजिनल अनुपात है, ये मिलाने के बाद वाले अनुपात है। तो मैंने कहा कि पानी, यहाँ जो ये दूध है ये तो चेंज नहीं हुआ है, दूध जो है चेंज नहीं हुआ है, पानी चेंज हुआ है, पानी एक्स्ट्रा आया है। पहले 5 था अब 9 हो गया, इसका मतलब 4 पानी एक्स्ट्रा है। अनुपात में 4 एक्स्ट्रा आई है। क्या मेरी बात को समझ रहे? अनुपात में 4 एक्स्ट्रा आया है, तो हमें 4 अनुपात का मान चाहिए। तो पहले जो ये जो इस अनुपात का योग को देखें तो ये 32 है और 32 के बराबर हमें 80 लीटर दिया है। अनुपात 32 के बराबर हमें 80 लीटर दिया है। तो हम कह सकते हैं 4 अनुपात इसको बना सकते हैं क्या? किसी तरह से भी 4 अनुपात हम इसको बना सकते हैं क्या? तो आपका जवाब होगा हाँ। 32 को हम 8 से भाग देकर 4 बना सकते हैं, तो आप इसको भी 8 से भाग दे दीजिए। तो 4 अनुपात का मान 10, इसका मतलब हमने 4 अनुपात में मिलाया, रियल में 10 मिलाया है। ओके, तो ये देखिए कितना आसानी से निकल जाएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा अब नॉइस आ सकती है क्योंकि मैं थोड़ा खुला जगह में आकर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। ओके, तो चलिए करते हैं यहाँ पर, और वहाँ पर रूम में थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी होने की वजह से समझ सकते हैं वहाँ की बात। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, करिए। कहता है यहाँ पर जो भी हो उसको उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस में। अब समझिए प्रश्न क्या कर रहा है। सैनिक की एक पंक्ति में विलियम और डेविड के बीच कितने सैनिक हैं? उत्तर यानी सभी उत्तर दिशा के समूह हैं। तो यह बात प्रश्न हमसे पूछा कि विलियम और डेविड के बीच कितने सैनिक हैं और सभी उत्तर की ओर। अगर मैं कथन को देखूं तो विलियम पंक्ति के बाएं छोर से 15वां है। तो क्या मैं इस लाइन से बता सकता हूं, यानी कहने का मतलब पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि विलियम बाएं छोर से इधर से 15वें स्थान पर है और इधर कितना है नहीं पता, कौन है क्या है नहीं पता। क्या हम इस कथन से हम बता सकते हैं कि विलियम और डेविड के बीच कितने सैनिक हैं, भले ही वो उत्तर दिशा के सम्मुख हों? क्या हम बता सकते हैं? नहीं। अगर मैं दूसरा इक्वेशन को देखूं कि डेविड पंक्ति के ठीक बीच में है, उसकी दाईं ओर 10 सैनिक हैं। अब दूसरा जो स्टेटमेंट हमसे कहा कि डेविड जो है वह बीच में है, लेकिन वह दाएं से 10वां है, यानी इधर से ये 10वां है।
तो इसका मतलब इधर ये 9 आदमी होगा और इधर से ये भी 9 आदमी होगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन जैसे हम अब यानी कहने का मतलब इतना से हम नहीं बता सकते कि इन दोनों के बीच कितना है। डेविड, यहाँ तो सिर्फ डेविड की चर्चा होगी और यहाँ पर सिर्फ विलियम की चर्चा होगी। मेरी बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। तो हम नहीं बता सकते हैं कि उन दोनों के बीच कितने सैनिक हैं और सभी के सभी उत्तर की ओर देख रहे हैं। ओके, तो अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। विलियम पंक्ति के बाईं छोर से 15वें स्थान पर है, यानी इधर से 15वें स्थान पर। तो ये 10 और यहाँ पर कुछ, इस नंबर को मैं मिटाता हूँ, बाकी बात समझिएगा। देखिए ये 10 यहाँ तक आ गया, कुछ 15 यहाँ तक आएगा, है ना। तो यहाँ पर है, क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, 15वें स्थान पर। तो ये डेविड, ये विलियम। अब हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच कितने स्टूडेंट हैं। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ से देखिए 10 से 15 गया, इसका मतलब इसके बीच में 4, 10, 11, 12, 13, 14, 4 स्टूडेंट है। इसके बीच में कितने स्टूडेंट है? 4 स्टूडेंट। अब हम आराम से यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ इनके बीच में कितना, कब, जब दोनों को हमने इसमें इंक्लूड किया तब। इसका मतलब हमें उत्तर देने के लिए दोनों एक साथ जरूरी है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए फिर उसी टाइप में एक और रीजनिंग है। तो मैंने क्या कहा कि इसको टाइम पढ़ने में वेस्ट मत कीजिए, आप सीधा कथन को पढ़िए और अब अनुमान लगाइए कि आंसर क्या हो सकता है। कथन या निष्कर्ष या कथन या अनुमान कुछ भी दे सकता है। तो बस टीम X और टीम Y के बीच एक फुटबॉल मैच में टीम Y द्वारा किए गए गोलों की संख्या कुल 5 थी। यानी जब टीम X और Y में मैच हुआ तो Y ने 5 गोल किया, ठीक है, जिनमें 3 गोल बाएं पैर वाले थे। इनमें से 3 गोल जो था वो बाएं पैर वाले थे, तो दाएं पैर वाले 2 गोल होंगे। तो ये बात इसने कहा। अब हम अनुमान लगाते हैं कि क्या सही हो सकता है। यही तो कहा है कि तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं, ठीक। तो बाएं पैर वाले खिलाड़ी गोल करने में माहिर थे। तो यहाँ पर मेरी बात को आप थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस लीजिएगा, तब थोड़ा समझ पाइएगा। देखिए कैसे हम कहते हैं बाएं पैर वाला खिलाड़ी गोल करने में माहिर है। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वाई टीम में जो है बाएं खेल यानी बाएं पैर वाला जो है एक माहिर है, तभी तो उसने 3 गोल किए। लेकिन क्या हम एक्स के बारे में बता सकते हैं कि बाएं पैर वाले जो है खिलाड़ी माहिर था? नहीं ना बता सकते हैं कि दाएं पैर वाला खिलाड़ी माहिर था कि बाएं पैर वाला, तो हम नहीं बता सकते हैं। इसका मतलब ये अनुमान गलत है कि नहीं। इससे सिर्फ हमको Y के टीम के बारे में पता चल रहा है, ठीक। टीम Y के 60% खिलाड़ी बाएं पैर वाले थे, ठीक। तो इसने 5 गोल किए और 5 गोल में 3 गोल बाएं पैर से किए और 2 गोल दाएं पैर से किए। लेकिन Y टीम में टोटल खिलाड़ी कितने थे? क्या इसकी कोई जानकारी हमें मिल रही है? यानी हम अगर कथन को देखें तो इसकी जानकारी कथन में कहीं है क्या कि Y टीम में कुल कितने खिलाड़ी थे? नहीं ना। तो इसका मतलब ना हम इससे पता कर सकते हैं कि कहने का मतलब कि तार्किक रूप से अनुसरण अनुमान लगा सकते हैं कि ये भी बात सही होगा। क्या हम इस बात को पता कर सकते हैं? नहीं। इसका मतलब ना तो एक ना ही 2 अनुसरण करें। ओके, नेक्स्ट। तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चंस भी इजी है, बस कैलकुलेशन है। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप बहुत जल्दी इस प्रश्न को कर लीजिएगा। ये कैसे? यहाँ पर क्या कहा? A का 18.2/11%, B का 45 का मतलब क्या गुना 45.5/11
11%। ये इतना कर रहा है। बस यहाँ से हम ए बी का मान निकाल सकते हैं, ए अनुपात बी का मान निकाल सकते हैं। तो अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, अब जरा गौर से समझ। मैं परसेंट से परसेंट को यहाँ से हटा दिया, सीधा कटा दिया। अब जो है ए गुना, इसको सोल्व करें तो ये क्या होगा, 11 गुना 18 प्लस का 2/11। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? फिर बी का 11 गुना 45 प्लस 5/11। नीचे में दोनों साइड 11 आ गया, तो क्या हम इस 11 को कटा सकते हैं? कटा सकते हैं ना। तो अब हमारे पास जो भी बचा गुना में, उसको हम सीधा करके लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे यहाँ पर एक ए इधर है, इस बी को उठा के इधर लेता है, ये नीचे इधर 11 गुना 45 कर लीजिए ना। 11 का गुना आपको तो आता होगा, शॉर्टकट करने के लिए मैंने कई वीडियो में बताया है, समझिएगा। जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ 11 से किसी भी संख्या का आप गुना कर रहे हो, जैसे यहाँ पर मैं इसी संख्या को ले लेता हूँ 18 गुना 11। कैसे किया जाता है फास्ट देखिए, 11 से गुना करना है ना, तो 8 को पहले लिखिए, इसके बाद 8 में 1 जोड़िए 9, फिर इसके आगे कुछ नहीं तो 0 लिखिए, और 1 और 0 कितना, 198। कितना हो गया? इधर का जो ये वाला गुना में होगा वो नीचे आएगा 198 प्लस का 2, और इधर का जो गुना है वो ऊपर ही रह जाएगा, यानी 145 गुना 11 प्लस का 2 प्लस का 5 है यहाँ पर, 45 गुना 11, 5 5 4 9, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 0, 4 1, 4 और 0 4, 495, यानी 495 प्लस का 5। इसको सोल्व कीजिए, देखिए कितना आता है। मैं इधर ही कर रहा हूँ, समझिएगा। तो ये 500 और ये 200। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि ए का अनुपात में मान 5 है, बी का अनुपात में मान 2 है। तो बस यहाँ पर पुट कर दीजिए, क्योंकि ये भी एक अनुपात ही है, ये भी क्या है, एक अनुपात ही है। बस इसमें पुट कीजिए आपका आंसर। कैसे, आप देखिए 2, ए का अनुपात में मान कितना 5, यहाँ पर ए के सीधा में क्या 5 प्लस 6, बी के सीधा में क्या 2 गुना 2/17, ए का मान कितना 5। बस इसको हल कीजिए, देखिए कितना आता है। 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, 10 और 12 22, और ये 17 25 85, तो 22/85। तो यहाँ से मेरा ये मकसद था कि आपका गुना 11 का गुना आप सीख सको, और कोई मतलब नहीं था। ये क्वेश्चन में है कुछ नहीं, मैं कुछ ना कुछ चाहता हूँ कि आप लोग सीखते रहो, जो कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएगा उसका टाइमिंग कम हो जाएगा, कम समय में करने लग जाओ, ये मेरा मकसद है। नेक्स्ट देखिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ से आप जुड़ जाइएगा, जहाँ पर आपको ये क्लास की PDF मिल जाएगी। भले ही सोल्व किया हुआ नहीं मिलेगा, हो सकता है दे दें सोल्व किया हुआ, लेकिन यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। प्लेन PDF भी मिल सकता है, या तो सोल्व किया हुआ मिल सकता है। ओके, तो यहाँ से जुड़ जाइएगा, मैं ज़रूर देने का कोशिश करूँगा। 3:25 पर एक घड़ी में मिनट और घंटे की सुइयों के बीच का अनुपात, बीच का कोण क्या होगा, बीच का कोण क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन तो आपने बहुत देखा होगा कि कहीं ना कहीं एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस का सलूशन देखिए कैसे आसानी से कर सकते हैं। हमको कहने का मतलब टाइम दिया है 3:25, यही ना, पहले यहाँ पर लिख दिया हो, लेकिन है तो यही 3:25। जब हमको ये आपको मानना है कि ये घंटा है और ये मिनट है, तो हम यहाँ पर इसका कोण निकालने के लिए आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। 11 गुना मिनट बटे 2 माइनस घंटा गुना 30,
ये फार्मूला याद रखिएगा। इससे आपका सभी के जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे सभी निकलेंगे, लेकिन उसका थोड़ा सा एक कंडीशन होगा, मैं अभी बता दूंगा, आगे क्लियर कर दूंगा। देखिए 11 मिनट के जगह पर कितना 25 और बटे 2 माइनस घंटा के जगह पर कितना 3 गुना का 30। तो यहाँ पर 11 गुना 25 की जगह 5 7 1 175 बटे 2 माइनस 30 90। तो और ज़्यादा इसको हल कीजिएगा तो 8 दूनी 16 7 दूनी 14, कहीं ज़्यादा तो मैं नहीं कर रहा हूँ, तो गलती गुना गलती कर दिया, 5 2 7 और आगे 275 होगा। तो यहाँ पर देखिए 275 का ध्यान करें तो कितना हो जाएगा, 2 1 5 2 3 6 2 7 14.5 माइनस का 90, तो घटाइएगा तो 47.5 आ जाएगा। 47.5 को 47.5 भी कहेंगे। अगर मान लेते हैं कि हमसे कह दे ये आंसर में ना हो तब क्या करें, जैसे 47.5 ऑप्शन में ना हो तब क्या करें, तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना, जो भी ये कोण निकलेगा उसमें 360 में आपका ये थीटा जो भी निकले उसको माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर परफेक्ट आ जाएगा। अगर ना हो तब, अगर हो तब कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें एक बात और कहा देगा उस क्वेश्चंस में कि बड़ा कोण ज्ञात कीजिए या छोटा कोण ज्ञात कीजिए। बड़ा कोण बोले तो अगर ये 180 से बड़ा आ गया तो वो समझिए वही आंसर है। जैसे मान लेते हैं 180 से ज़्यादा आ गया तो समझिए कि वो कहीं ना कहीं आंसर ही होगा। अगर 180 से नीचे है इसका मतलब यहाँ पर फिर आपको घटाना पड़ जाएगा, थीटा जो भी निकले उसको घटा लीजिएगा, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो आप लगा कर देखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। जब एक संख्या को 15 20 35 से विभाजित किया जाता है तो हर बार शेष 8 बचता है, तो फिर सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ज़रूरी नहीं है कि इसको सॉल्व किया जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि सभी संख्या में 8 घटा दिया जाए, क्योंकि ये जो आंसर दिया होगा इन तीनों संख्या का एलसीएम प्लस 8 करके दिया होगा, एलसीएम प्लस 8 करके दिया होगा, ये आंसर में होगा। तो मैं सभी में 8 घटा दूंगा, सभी में 8 घटा दूंगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है सभी में 8 घटाओ, आपको जिस पे शक हो रहा है उसको घटाओ कि ये आंसर हो सकता है। आप समझ रहे हैं? तो जैसे मैं कहा कि इसमें 8 में हमें शक हो गया कि ये आंसर होगा, इसमें 8 घटाएंगे तो ये 420। अब मैं विभाज्यता के रूल पर जाऊंगा। 15 है, 15 से भाग लगने का रूल क्या हो सकता है कि वह संख्या 5 से भी भाग लगे और 3 से भी भाग लगे। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो 5 से लास्ट में 20 है तो आराम से लग जाएगा 5 से भाग। 3 से भाग लगाने का मतलब क्या 42 में 3 से भाग लगेंगे? हाँ लग जाएंगे। इसका मतलब 15 से भाग लग रहा है, और जिसमें 15 से भाग लगे तो इसमें क्या है 4 गुना 5 है कि नहीं? तो 4 से भी भाग लगने का रूल क्या आता है, लास्ट का 2 संख्या 4 से भाग लग जाए तो वो पूरे संख्या में 4 से भाग लग जाएगा, और 5 से भाग लगने का मतलब लास्ट में एक 0 हो तो 5 से भाग लग जाएगा, या 5 हो तो फिर 5 से भाग लग जाएगा। तो ये काम कर गया। अब मैं इस 35 को देखूं तो यहाँ पर क्या है 7 गुना 5, तो 5 से तो मैंने चेक कर लिया, अब 7 से चेक करने का बारी है। तो 7 से ये क्या कट रहा है, तो आपका जवाब होगा हाँ बिल्कुल कट रहा है। तो यही हमारा राइट आंसर, क्योंकि हमने 3 से भी चेक कर लिया, 4 से भी चेक कर लिया और 7 से भी चेक कर लिया और 5 से भी। तो यही एक ऐसा संख्या है जो कि 8 घटाने पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ गया। बाकी बात सभी को इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, मैं टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। ओके, आप देखिए यहाँ पर यदि एक ईंट का आयतन इतना है और तो 14 मीटर लंबी, 0.125 मीटर चौड़ी, 5 मीटर ऊंची दीवार बनाने के लिए कितने ईंट की ज़रूरत होगी। यानी एक दीवार बना लेना है मेरे पास, 14 मीटर लंबा हो और इसकी जो चौड़ाई होगा ये वाला चौड़ाई
देखिए ईंट तो आप समझते होंगे या दीवार भी समझते होंगे कि दीवार कुछ इस प्रकार से बनेगा कहीं ना कहीं, यानी घनाभ देखे होंगे, घनाभ, घन नहीं घनाभ, कुछ इस प्रकार से बने होंगे। भले ही मैंने ये प्रॉपर नहीं बनाया। तो इसकी देखिए चौड़ाई कहने का मतलब क्या है, ये वाला हिस्सा कितनी है 0.125 मीटर, और हमसे ऊंचाई 5 मीटर दिया, यानी ये वाला हिस्सा दीवार का ये 5 मीटर ऊंचा करवाना है। तो इतना दीवार बना, तो इसमें कुछ ना कुछ छोटे छोटे ईंट लगेंगे, कुछ बहुत सारे ईंट लगेंगे, लेकिन इसमें एक ईंट का आयतन इतना दे दिया है, तो हमें निकालना है कि कुल कितने ईंट लगेंगे। ठीक है, तो इस पूरे दीवार का आयतन, इस पूरे दीवार यानी संख्या निकालने के लिए, ईंट की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। मेरे यहाँ राइटिंग पर नहीं जाइएगा, ऐसे भी टाइप पर राइटिंग नहीं आती है, किसी का भी नहीं, बहुत कम का आता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या है, दीवार का आयतन हमें निकालना है। जब घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, है ना। तो लंबाई कितना 14, चौड़ाई कितना 0.125 और ऊंचाई कितना 5, और मीटर में ही था। और ये जो ईंट का आयतन दिया है, ईंट का आयतन तो हमें दे ही दिया है 0.01014, इतना दे दिया। बस इसको सोल्व कीजिए, आपका आंसर। तो मैं यहाँ से 3 पॉइंट हटा दूँ तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये गुना में, अगर इसका पॉइंट उड़ा दूँ तो नीचे में 2 3 0, और इसका पॉइंट उड़ा दूँ तो ऊपर गुना में कहीं ना कहीं 4 0। देखिए ये बस समझाने के लिए, हालांकि ऐसे भी कर सकते हैं। तो 3 0 से 3 0 खत्म, 14 से 14 खत्म। बस अब बचा क्या, 125 गुना 5 गुना 10। तो यहाँ से 125 गुना 5 625, और 10 से गुना करना है तो 0 6250 ईंट लगेंगे इसमें, टोटल 6250 ईंट लगेंगे। तो इस तरह से इसको बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है दोस्त। देखिए, एक चोर ने अपराध किया, 12 मीटर प्रति घंटा की गति से मौके से भाग निकला, उसकी जो चाल थी 12 मीटर प्रति घंटा। ठीक है, चोर को भागने में 20 मिनट लगे। 20 मिनट बाद, यानी चोर को भागने के 20 मिनट बाद सिक्योरिटी गार्ड ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, तो अगले 20 मिनट में उसे पकड़ लिया। तो सिक्योरिटी गार्ड की गति मीटर पर घंटा में कितनी होगी। तो यहाँ पर हमें यूनिट चेंज नहीं करनी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ भी देखिए मीटर प्रति घंटा, यहाँ भी मीटर पर घंटा, इसलिए हमें चेंज नहीं करनी पड़ेगी। और हमें मिनट में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए चोरी हुई, चोर कुछ दूरी तक भागी, चोर कुछ दूरी तक भागा, मान लेते हैं यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ पर चोर पहुँचा, यहाँ से यहाँ तक भागा और यहाँ तक चोर पहुँच गया। अब सिक्योरिटी की नज़र पड़ी इस चोर पर, और जो कि यहाँ तक ये जो है 20 मिनट भाग चुका था। कितना मिनट? 20 मिनट भाग चुका था। और फिर यहाँ पर चोर को देखा और यहाँ तक जब पहुँचा तो इसको टोटल यहाँ से यहाँ तक जाने में 20 मिनट लगा। यहाँ पर ये जो जा रहा है वो सिक्योरिटी साहब जा रहा है, और यहाँ ये चोर जा रहा है। ये कौन जा रहा है? चोर जा रहा है। तो इसने कहा कि अगले 20 मिनट में उसे पकड़ लिया। तो सिक्योरिटी गार्ड की गति कितनी होगी, हमसे ये इसके बारे में पूछा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो भागा होगा चोर, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, तो 20 मिनट ये पहले चल चुका होगा और 20 मिनट यहाँ से यहाँ तक चला होगा, 20 मिनट यहाँ से यहाँ तक चला होगा। और चोर की चाल हमें जो है दिया हुआ है 12 मीटर प्रति घंटा। तो दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, यही ना, डिस्टेंस बराबर। तो हम यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। स्पीड चोर की कितनी है? तो आपका जवाब होगा 12 मीटर प्रति घंटा। और वह टोटल कितने मिनट भागे?
चोर कितने मिनट भागे, तो आपका जवाब होगा कि 40 मिनट भागा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दूरी जो निकला, कहने का मतलब बरचौ 48 480 जो भी हो मीटर, 480 मीटर इतना दूरी निकला। अब हमको कहता है कि बताओ कि चोर का यानी ये जो सिक्योरिटी साहब का स्पीड क्या है। तो ये तो 20 मिनट में इस दूरी को तय कर लिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ये 20 मिनट में तय कर लिया। तो अब यहाँ पर समय बराबर यानी स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, d/t। तो दूरी कितना 480 और ये जो सिक्योरिटी का टोटल टाइम लगा वो 20 मिनट। तो यहाँ से कटाइएगा तो ये कितना 24 मीटर पर घंटा, 24 मीटर पर घंटा। ये एक आसान तरीका है जिससे आप निकाल सकते हैं। भले ही हमें समझाने में टाइम लगा हो, बट आप समझ गए तो ये आसानी से बना लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, राम एक कार्य का 50% 24 दिन में कर सकता है, श्याम 1/4 कार्य को 36 दिन में कर सकता है। तो वे एक साथ कार्य करते हुए कार्य का 1/6 भाग कितने दिन में करेगा। तो अब मेरी बात को यहाँ पर गौर से समझिएगा कि अगर राम जो है 50% काम करता है और वह 24 दिन में, अगर हम कहें कि राम 100% काम करे तो कितने दिन में, तो इसका जस्ट डबल यानी 24 का डबल कितना 48 दिन में, यानी 100% अगर राम काम करे तो वह कितने दिन में करेंगे 48 दिन में 100% काम कंप्लीट कर देगा। फिर बोल रहा है श्याम है, श्याम 1/4 काम को जो है 36 दिन में कर रहा है, यानी 4 में से 1 काम को 36 दिन में कर रहा है। तो 4 काम को ये कितने दिन में करेगा, तो आपका जवाब होगा 36 गुना 4 दिन में। आप करके देखिए, तो ये 144 दिन में करेंगे, 144 दिन में। हमें ये सब डाटा हल्का फुल्का याद हो गया है, तो इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ और आप लोग भी लिखिएगा। जब प्रैक्टिस आपकी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आप भी लिख सकते हो। तो श्याम उस काम को कितने दिन में कर रहा है 144 दिन में। इसका 100% ही 4 है और इसका 100% जो भी हो, तो यानी यहाँ पर इस बात को ये भी कह सकता है, तो 1/2 काम को 24 दिन में कर सकता है कौन, राम, और ये 1/4 काम को 36 दिन में। तो वही कहने का मतलब 1/4 मतलब कि 25% के बराबर था। बात समझ रहे हैं, ये 25% के बराबर। इसको 100% बनाने के लिए क्या कर सकते थे, 4 से गुना। जैसे मैंने इसको 100% बनाने के लिए 2 से गुना किया, बस। अब दोनों का निकल गया, तो वे एक साथ काम करे तो 1/6 भाग को कितने दिन में करेंगे। तो मैं यहाँ पर टोटल काम निकाल लूँगा कितना 144। अब कैसे, 48 और 144 का जो एलसीएम होगा वह टोटल काम होगा, टोटल वर्क होगा। तो ये इन दोनों का एलसीएम मैंने 144 निकाल लिया। आप भी कोशिश करना कैसे निकल जाए। उसके बाद हम 144 को 48 से भाग देंगे तो 3 आएगा। तो ये इसकी क्षमता निकल कर आएगी, क्या आएगी, क्षमता। और 144 को 144 से भाग देंगे तो 1 आएगा। यानी राम की क्षमता एक दिन में 3 काम करने की है और श्याम की क्षमता एक दिन में 1 काम करने की है। बात समझ रहे हैं, 1 काम करने के। बस अब हमें कुछ नहीं सोचना है। अब जो यहाँ पर कह रहा है वो एक साथ कार्य करते हुए 1/6 भाग को कितने दिन में करेंगे। तो टोटल काम कितना 144 काम का 1/6 भाग कौन करेगा, दोनों एक साथ करेंगे। अगर राम करे एक दिन तो 3, उसी दिन ये भी करे तो दोनों एक दिन में मिलकर कितने काम कर देंगे, 4 काम। तो /4। मैंने ऐसा क्यों किया, तो देखिए आपको कई दिन ये फार्मूला बताया है, टोटल वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी, यानी समय गुना क्षमता। तो अगर मैं समय की बात करें तो टोटल वर्क अपॉन क्षमता है ना। अगर टाइम की बात करें तो टोटल वर्क अपॉन
क्षमता, तो वही तो चीज़ किया। ये टोटल वर्क यानी 144 का 6 काम, 144 का 1/6 काम दोनों मिलकर करेंगे। ये 3 काम करेंगे, ये 1 काम करेंगे, 4 काम। तो ये हमारा टाइम निकल जाएगा दोनों का 1/6। तो ये 24 छक्के 144 और 24 को 4 से भाग दीजिएगा 6, तो ये 6 दिन निकल कर आ जाएगा। अच्छा प्रश्न है, करने का कोशिश कीजिए, सीखने का कोशिश कीजिए, तभी आप समझ पाओगे। देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं इसका एक कंडीशन बताना चाहता हूँ, समझिएगा थोड़ा सा, तो जो कि आपके लिए आसान हो जाएगा। एक दिशा निर्देश की आपको जानकारी होनी चाहिए। दिशा निर्देश का, जैसे कहने का मतलब मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ, एक रेखा। ये पॉइंट जो होगा ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जो भी होगा ये स्टार्टिंग पॉइंट। अगर इस पॉइंट से इधर जाए तो पूरब की ओर जा रहा है, अगर इस पॉइंट से इधर जाए तो वह पश्चिम की ओर जा रहा है, और इस पॉइंट से ऊपर जाए तो वह उत्तर की ओर जा रहा है, और नीचे जाए तो दक्षिण की ओर जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब मैं इस क्वेश्चन के और आगे बढ़ता हूँ, और एक चीज़ बताऊंगा लेकिन क्वेश्चन में ही बताऊंगा, समझिएगा। देखिए, एक व्यक्ति बिंदु x से शुरू होकर, कोई बिंदु x है और यहाँ से ये शुरू किया चलना, और y बिंदु तक पहुँचने के लिए दक्षिण की ओर 20 मीटर चला। दक्षिण मतलब कि नीचे, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे नीचे जा रहा है कितना 20 मीटर, और y तक पहुँच गया, y तक पहुँच गया। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो देखिए, फिर कहता है वह बाएं मुड़ता है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर कहे कि बाएं मुड़ता है तो घड़ी में दिशा निर्देश अगर करना चाहें, घड़ी को देखना चाहें, घड़ी की काटा, आप समझते हैं घड़ी में जो भी काटा होता है, अगर हमसे बाएं मुड़ने के लिए बोलेगा तो हम इस साइड मुड़ेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में। अगर हमको दाएं मुड़ने बोलेगा तो घड़ी के सीधी दिशा में मुड़ेंगे। ये दाएं मुड़ना है और हमें ये बाएं मुड़ना है। ये दो चीज़ अगर आप पकड़ लिए, ये और ये, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरी बात को समझने का कोशिश कीजिए। अब हमसे क्या कहा है कि बाएं मुड़ा है। बाएं मुड़ा है मतलब कि एंटी क्लॉक इधर घूमेगा, इधर, या तो आप अपने आप को इस जगह खड़ा होकर देखिएगा, इधर मुड़ेगा और 25 मीटर चलता है, जेड तक पहुंचता है। 25 मीटर चलता है और जेड तक पहुंच जाता है, इस पॉइंट तक जेड तक पहुंच जाता है। बाएं मुड़ गया, यानी बाएं मुड़ने का मतलब इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया, है ना, इधर मुड़ गया। बात समझ रहे? फिर कहता है फिर बाएं मुड़कर बिंदु P तक पहुंचता है, फिर बाएं मुड़ा, यानी इसका मतलब फिर इधर ही मुड़ेगा। तो ये फिर P तक पहुंचने के लिए 20 मीटर चला। क्या मेरी बात को समझ? तो अब बिंदु X और Z के बीच लगभग न्यूनतम दूरी कितना होगा? हमसे पूछ लिया, जो नहीं पूछना था वही पूछ लिया, X और Z के बीच में न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी क्या हो सकता है? यही वाला तो न्यूनतम दूरी होगा। अगर ऐसे चले तो 20 + 25 45 चल जाएगा, 20 + 25 45 चल जाएगा। वो न्यूनतम दूरी नहीं होगा। न्यूनतम दूरी होगा कि ये सीधा यहाँ से ससर जाए, ये हो गया उसका न्यूनतम दूरी। तो अब यहाँ पर एक आपको समकोण त्रिभुज दिखता होगा। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? अगर मैं इसको लंब मान लूँ, इसको आधार मान लो, इसको कर्ण मान लो, तो हमारे पास लंब और आधार है, कर्ण निकालनी है। तो क्या होता है, यानी पाइथागोरस थ्योरम, लंब का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर 400 प्लस आधार का स्क्वायर मतलब ये 25 का स्क्वायर 625 बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी XZ का स्क्वायर। तो ये 625 और 400 कितना 1025 XZ के स्क्वायर के बराबर हमें मिल गया। ओके, तो अगर कहने का मतलब लगभग में ना बोला है, लगभग न्यूनतम दूरी, परफेक्ट तो आंसर आने वाला है नहीं, परफेक्ट आंसर आने वाला है नहीं, तो लगभग में आएगा। ठीक, तो देखिए अब मैं यहाँ से अगर यहाँ पर 1024 रहता तो कहीं ना कहीं इसका, अगर मैं यहाँ पर XZ के बारे में बात करूँ कि XZ क्या होगा,
रूट अंडर 1025, अगर 1024 होता तो ये 32 का रूट था कि नहीं? तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल था जी। तो यही तो 32 है। अब 32 कहाँ पर आंसर है? यहाँ पर 32 मीटर पूर्व। क्या होगा? 32 मीटर पूर्व। कहीं स्टार्ट यहाँ से किया था और इनके बीच की दूरी, तो अगर मैं इस पॉइंट से देखूं तो यहाँ पर ये कहाँ आ रहा है? ये दक्षिण, ये पूर्व, दक्षिण पूर्व होनी चाहिए। कितना? 32 मीटर दक्षिण पूर्व। यही ना। एक्स के संदर्भ में व्यक्ति की अंतिम स्थिति क्या है? यानी अंतिम स्थिति क्या है? यहाँ पर है, तो ये क्या है? मतलब कि दक्षिण पूर्व में हो। सही है कि नहीं? एक्स और जेड के बीच लगभग न्यूनतम दूरी और बिंदु एक्स के संदर्भ में व्यक्ति का अंतिम स्थिति, व्यक्ति का अंतिम स्थिति। अच्छा, यहाँ पर ये व्यक्ति है। देखिए सही आंसर है, मैंने दिशा निर्देश कर दिया। अब समझिए यहाँ पर कहा क्या रहा है कि न्यूनतम दूरी एक्स और जेड के बीच में कितना है? 32 मीटर। लेकिन एक्स, ये जो व्यक्ति है पहले यहाँ पर था, अब कहाँ पर आ गया? पी पर आ गया। लेकिन ये किधर आया है? इस स्टार्टिंग पॉइंट से इधर, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से इधर। इसका मतलब ये कहाँ पर आ गया? पूरब की ओर आ गया। कहाँ आ गया? पहले यहाँ था, अब यहाँ पर आ गया। ये पूरब की ओर आ गया। बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन सारे मैंने अच्छे लिए हैं। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो इजी होंगे तो उसको आप स्किप करके निकाल जाइएगा। अगर आपको देखिए, मैं अगर चाहूँ कि वीडियो का लेंथ छोटी हो तो मैं क्वेश्चन को फिर कम कर दूंगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि ज़्यादा क्वेश्चंस कम समय में करा सकूँ। इसलिए अगर आपकी इच्छा, अगर आप जो चाहते हैं कि लेंथ छोटी हो वीडियो की, तो मैं फिर क्वेश्चन को कम कर दूंगा। कमेंट करके बताइएगा कम क्वेश्चन चाहिए या ज़्यादा। आप हो सके तो 2x या 1.5x पर करके देख सकते हैं। आपके मोबाइल में तो ऐसा सिस्टम होगा, है कि नहीं? कथन कर रहा है विश्व बाजार में फलों के दाम आसमान छू रहे हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा माइक बंद हो गया था, मैं फिर से कर रहा हूँ। देखिए, कथन विश्व बाजार में फलों के दाम आसमान छू रहे हैं। निष्कर्ष क्या निकल सकता है? निष्कर्ष क्या फॉलो कर सकता है? तो विश्व बाजार में फल एक दुर्लभ वस्तु बनती जा रही है। दुर्लभ वस्तु रही। ये दुर्लभ मतलब क्या चीज़ होता है? दुर्लभ चीज़ समझते हैं, जैसे किसी भी चीज़ का अस्तित्व विलुप्त होते जा रहा है। जैसे मान लीजिए कुछ पक्षियाँ वगैरह हैं, अगर उसकी अस्तित्व विलुप्त होते जा रहा है तो उसको हम दुर्लभ कहते हैं। क्या फल दुर्लभ वस्तु होती जा रही है? यानी फल का क्या अंत होते जा रहे हैं? नहीं, पुनः अगले साल आएंगे। तो ये कथन, ये जो निष्कर्ष है, ये गलत है। ये अनुमान हम नहीं लगा सकते। लोग फल नहीं खा सकते हैं। बिल्कुल खा सकते हैं। अगर मान लीजिए फल के दाम बढ़ गए तो जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो आराम से खा सकते हैं, और जिसके पास नहीं होंगे वो नहीं खाएंगे। तो ये भी गलत कंडीशन है। तो ना तो इसमें एक अनुसरण करेगा, ना ही तो। बात समझ गए? नेक्स्ट देखिए, दिए गए विकल्प में उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला में जारी रखेगा। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। ए से सी गया, सी से ई गया, ई से जी गया। तो यहाँ पर देखिए, ए से सी गया 2 बड़ा, सी से ई गया 2 बड़ा, यहाँ से फिर 2 बड़ा, यहाँ से 2 बड़ा। ये यानी ये 7 7 2 में 9, 9 पर क्या आता है? आई। और आई से तो ये दोनों, ये वाला तो शुरुआत है नहीं, तो हो नहीं सकता है, तो आई आएगा। ठीक है, अगर आपको मान याद रखनी हो ना तो एक ट्रिक याद रखिए, ई जो टी, जैसे 5 10 15 20। ई 5 पर आता है, जे 10 पर आता है, ओ 15 पर आता है, टी 20 पर आता है,
y 25 पर आता है। ये बात याद रखिएगा बाकी बात। हालांकि करते रहिएगा क्वेश्चन तो आराम से ये सब मान ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि कौन सा कहाँ पर है। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में एक ट्रिक बताऊंगा कि कौन किसका उल्टा, जैसे पूछा जाता है ना ए का उल्टा क्या होगा, जेड अगर इधर से शुरू करें जैसे बी का उल्टा क्या होगा वो है। इसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा आप लोग को जो कि बिल्कुल कभी फिर नहीं भूलिएगा, आराम से उल्टा वाला आ जाएगा आप लोग को दिमाग में। फिलहाल मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, ओके समझिए। तो फिर बी से डी गया यानी 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, तो 8 से 10, 10 पर क्या आता है जे, तो आई जे एक ही ऑप्शन में है कि नहीं। बाकी बात तीसरा चेक करना क्या जरूरी, तो ये तरीका रहता है एग्जाम में सोल्व करने का। जरूरी ना होए कि पूरे क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। फिर एक क्वेश्चन रीजनिंग का, तो देखिए दिए गए कथनों पे सत्य मानिए, जो भी है इसको हमने कहा कि मत पढ़िए। सचिन अच्छा बल्लेबाज है, ठीक है, बल्लेबाज बुद्धिमान होते हैं, ये बात भी मान लिया। कथन ये 2 बात कह रहे हैं। सभी बुद्धिमान व्यक्ति बल्लेबाज होंगे क्या? मान लीजिए कि आप बुद्धिमान हो, क्या आप बल्लेबाज हो? अगर मान ले इसने क्या कहा निष्कर्ष कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति बल्लेबाज हैं, नहीं भाई, सचिन अच्छा बल्लेबाज है तो बल्लेबाज बुद्धिमान है, इसका मतलब सचिन बुद्धिमान है लेकिन सभी व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है। ये कंडीशन गलत है, ये निष्कर्ष गलत है। सचिन बुद्धिमान है, हाँ बिल्कुल, तो इसने कहा भी है कि सचिन अच्छा बल्लेबाज है और बल्लेबाज बुद्धिमान है, तो इसका मतलब सचिन बल्लेबाज है इसलिए वो बुद्धिमान है, तो ये बात सही है। इसका सिर्फ केवल 2 अनुसरण करेंगे, ओके। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सोचना पड़ेगा, दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा, तभी जाकर आसानी से हो पाएगी, अन्यथा थोड़ा बहुत देखिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, देखिए फिर आपसे क्वेश्चन आसानी से होने लगेंगे। यहाँ पर क्या कर रहा है, एक 0.5 kg की गेंद को 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से छोड़ा जाता है, तो जमीन से टकराने से ठीक पहले गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी? ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, चलिए कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम mgh लगा सकते हैं, लेकिन अब तो कुछ लोग कहेंगे कि ये तो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, इसका फॉर्मूला है। हाँ है, लेकिन हमें इसमें 2 चीज़ दिखा, एक तो m का मान दिखा ½ kg, दूसरा हमें g का मान दिखा 10, तीसरा हमें h दिखा 20। बस ये तीनों को देखकर मैंने लगा दिया। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं इसको मैं गतिज ऊर्जा के फार्मूला से लगा कर दिखाऊं, तो वैसे भी मैं कर सकता हूँ। देखिए कैसे, यहाँ पर पहले मैं इससे पुट कर देता हूँ ½ m का मान 0.5 करने का मतलब 1/2, g हो गया, यानी g का मान 10 दे दिया था। क्या यार, फिर मैंने गलती कर दी, ध्यान से समझिए। g का मान 10 दिया हुआ है, h का मान 20 है मेरे पास, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो यहाँ से 20 पंचे 100 जूल आ जाएगा, ओके। लेकिन अगर आपके मन में डाउट हो रहा है कि यहाँ पर गतिज ऊर्जा लिखा है, तो गतिज ऊर्जा के फॉर्मूला से सोल्व होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, हो भी सकता है। तो चलिए उससे भी मैं करने का कोशिश करता हूँ। देखिए एक बात बताइए, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या, ½ mv², ये ना काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ½ mv²। तो द्रव्यमान तो है लेकिन मेरे पास भी नहीं है, तो मैं क्या भी ज्ञात कर सकता हूँ? तो आपको एक फार्मूला पता होनी चाहिए गति से रिलेटेड, v² बराबर u² + 2gh, गुरुत्वाकर्षण के रिस्पेक्ट में ये फार्मूला होता है कि नहीं? तो हमें भी निकालनी है। जब कोई वस्तु को ऊपर से छोड़ा जाता है, जब मान लीजिए कि यहाँ पर आप पकड़े हुए हैं, यहाँ पर जैसे ही हम छोड़ेंगे तो यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग वेग 0 होगी, यानी इसका मतलब ये प्रारंभिक वेग इसकी 0 होगी। तो हमें v² u 0, तो इसका मतलब ये 0, इसका लेने का कोई मतलब ही नहीं है। 2g का मान मेरे पास दिया हुआ है 10, h का मान दिया हुआ है, यानी ये दूरी 20 मीटर। बस यहाँ से मैंने v बराबर देखा, 20 दूनी 40 × 400, तो यहाँ से हमें v बराबर जो पता चल गया 20 मीटर पर सेकेंड।
अब लगा दीजिए ना, आराम से निकल जाएगा। हाफ m का मान आधा kg, b हाफ एम भी स्क्वायर, हाँ एम भी स्क्वायर, भी का मान 20, तो 20 का स्क्वायर कितना 400, 20 का स्क्वायर कितना 400, तो ये कट गया कितने बार में 100 बार, यहाँ से भी 100 जूल आया, ठीक नहीं। तो लगाने का आप किसी तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन जब हमें आसान तरीका हो तो हम इस तरीके पर क्यों जाएं। लेकिन इस तरीका को बताने का मतलब यहाँ से आपको एक सूत्र याद हो सकता है। ओके, तो ये आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए और एक क्वेश्चन है, और कितने सारे क्वेश्चन मैंने डाल दिए। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदला जाना चाहिए। तो इसमें देखिए अब थोड़ा सा सोचने का कोशिश कीजिएगा कि अगर मैं कहता हूँ कि चिन्ह को तो चेंज नहीं करना है, संख्याओं को चेंज करना है। अगर 6 को 16 से चेंज कर दूँ, यानी 6 के जगह पर मैं 16 कर दूँ, तो देखिए ये होता है क्या 96 भागा 6 के जगह पर 16 माइनस 16 के जगह पर 6 प्लस का 12 गुना 8, ये तो यहाँ 16 से 6 बार में ये 6 कट गया, तो 12 96, 40 तो आया नहीं, तो ये नहीं हो सकता। अब मैं 96 के जगह पर 16 कर दूं, तो क्या ये 6 से इसमें भाग लग सकता है, 16 में नहीं लग सकता, तो ये ऑप्शन नहीं ले सकते हैं। देखिए ना 16 में 6 से भाग लग सकता है, नहीं लग सकता है। अगर लगता तो यहाँ पॉइंट में आंसर होना चाहिए था, है कि नहीं, तो ये नहीं हो सकता है। तीसरा देखूँ 6 और 8 कि 6 और 8 को बदल दूँ, 96 6 के जगह पे 8 कर दूँ माइनस 16 प्लस 12 और 8 के जगह पर 6 कर दूँ, तो 12 8 96, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस 16 और बरछा का 72, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, 2 2 4 में 6 गया 8, लास्ट में 8 आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। देखिए ऑप्शन है ये राइट है, मान पुट करके देखिएगा आ जाएगा आराम से। तो ये टोटल मैंने क्वेश्चंस को कंप्लीट कराया। ये आपको रीजनिंग और मैथ का कॉम्बिनेशन क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अपना फीडबैक में यानी कमेंट में फीडबैक दे सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आप लोग चैनल पर बने हुए थे, अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए बेनिफिट है, तो आप प्लीज़ एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे ज़्यादा कुछ हमें मिलता नहीं है, बस थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है, बस थोड़ा सा खुशी मिलता है कि चलो जो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कहीं ना कहीं आप लोगों को पसंद आ रहा है। ये चीज़ करके आप हमें बता सकते हैं, बात समझ रहे हैं। और दूसरी बात रहा कि इससे हमारे चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा, और जब सपोर्ट मिलेगा तो मैं भी आप लोगों को अच्छे से सपोर्ट करूँगा। बाकी बात आप तो खुद समझदार हो, समझदार के लिए सारा ही काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और क्या बोलूँ, है कि नहीं। बाकी बात यारी बसा हूँ, फिर कल मिलूँ। इस चैनल का सब्सक्राइब कर लियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।